अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर काफ फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर है। ये कंटिन्यूएशन है पिछले ही लेक्चर की, जिसके अंदर हमने डिस्कशन की थी होल मिल्क और मिल्क रिप्लेसर के ऊपर। आज हम कुछ फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा करेंगे डिस्कशन। उसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो टिपिकली पूछे जाते हैं ये कि हम कितनी परसेंट प्रोटीन वाला काफ मिल्क रिप्लेसर लें, यानी इन अदर वे कितने परसेंट प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर जो है उसका इफेक्ट होता है काफ की ग्रोथ के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसी तरह फैट की जो लेवल है अगर वो मिल्क रिप्लेसर में ज्यादा हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा काफ फीडिंग के ऊपर। कन्वेंशनल प्रोग्राम और एक्सेलरेटेड फीडिंग प्रोग्राम्स में फर्क क्या है अगर हम काफ मिल्क रिप्लेसर का यूज करते हैं। काफ स्टार्टर अगर हमने कोई काफ मिल्क रिप्लेसर के साथ कंबाइन करना हो अपनी फीडिंग प्रैक्टिस में, तो वो कौन सा सूटेबल जो है काफ स्टार्टर होगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी। इसके ऊपर काफ स्टार्टर से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो तो हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ मिल्क रिप्लेसर के हवाले से डिस्कशन सिर्फ करेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन बेहतर होंगी अगर हम कन्वेंशनल वर्सेस एक्सेलरेटेड फीडिंग प्रोग्राम यूज करेंगे। क्या इफेक्ट होगा अगर हम काफ की वीनिंग जल्दी करा लें, और अगर हमने उसको डिले करते तो उसका काफ की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। प्रैक्टिकली हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए इन फील्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस के आज हम डेटे के साथ जो है डिस्कशन करेंगे जो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिलता है। इसमें चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रोज रिसर्च जो है वो और डेटा आ रहा है, तो इसलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि इसको इस टॉपिक से रिलेटेड जो है उसको लिमिट रखें, और उसमें यकीनन जो है जैसे जैसे साइंस एडवांस कर रही है इनमें चेंजेस और अपडेट्स आती रहेंगी जो मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन कि कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए प्रोटीन की काफ मिल्क रिप्लेसर पे और उसका इफेक्ट क्या है ग्रोथ परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें मैं आपको जो स्टडी शेयर करने वाला हूँ, इस स्टडी के अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 5 किस्म के मुख्तलिफ काफ मिल्क रिप्लेसर जो है वो फीड किए हैं। इसमें 20% प्रोटीन वाला काफ मिल्क रिप्लेसर है, फिर 22% प्रोटीन वाला जो है काफ मिल्क रिप्लेसर है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और इसके बाद जो है 24%, 26% और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 28% प्रोटीन तक का उन्होंने काफ मिल्क रिप्लेसर फीड किया। इस ट्रायल को उन्होंने 0 डे से 42 डेज ऑफ एज तक जो है कंडक्ट किया, और इसके अंदर 13% फैट्स थी इस मिल्क रिप्लेसर के अंदर। यहाँ आपके पास इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले सीपी परसेंटेज है काफ मिल्क रिप्लेसर की जो 20 से लेकर 28% तक जा रही है। फिर नीचे फीडिंग रेट है, और 20 चूंकि कन्वेंशनल फीडिंग प्रोग्राम है तो इसके अंदर 20% प्रोटीन थी, तो इसके अंदर जो फीडिंग रेट है वो 0.45 केजी पर डे काफ को ऑफर किया। ये ड्राई बेसिस के ऊपर है, यानी पाउडर जो है, ऑब्वियसली पाउडर पिलाया नहीं गया, लेकिन जो भी उन्होंने दूध पिलाया उससे टोटल जो सॉलिड्स आए हैं वो 0.45 केजी आए हैं। तो अगर आपने इसकी डाइल्यूशन चेक करनी हो कि इसकी कितनी बनती है अगर मिल्क, इसको अगर आप डाइल्यूटेड फॉर्म में देखते हैं तो आप सिर्फ 0.45 को अगर डिवाइड करेंगे, फर्ज करें डाइल्यूशन जो है वो 12.5% के हिसाब से थी, यानी जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क था अगर उसके अंदर 12.5% सॉलिड्स होते, तो इस 0.45 केजी को अगर आप 0.125 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 3.6 किलोग्राम जो है वो मिल्क रिप्लेसर ऑफर हुआ है पर काफ। इसी तरह 0.68 केजी अगर फीडिंग रेट आगे लिखा हुआ है 22 पे, तो अगर ये भी 0.125 के हिसाब से इसकी डाइल्यूशन देखी जाए तो ये तकरीबन डिवाइड करें तो ये 5.4 लीटर्स बनता है मिल्क रिप्लेसर की अमाउंट जो वो फैट की है एक्चुअल बेसिस के ऊपर। बहरहाल पाउडर में बताने का मतलब यही होता है रिसर्च में कि चूंकि इसमें वाटर ऐड किया होता है तो डाइल्यूशन एक्चुअल मकसद नहीं होता, सिर्फ हमने यहाँ ये एग्जामिन करना है कि प्रोटीन बढ़ाने का इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या हो। नंबर ऑफ कार्ब्स हर ग्रुप के अंदर तकरीबन 10 थे, जैसा कि आप देख इनिशियल बॉडी वेट इन कार्ब्स का जब लिया एनरोल किया तो 42 केजी ऑन एन एवरेज था। तो रिजल्ट ये है कि जैसे उन्होंने प्रोटीन बढ़ाई है तो आप देखेंगे कि 22% से 28% तक जो इंक्रीज हुई है प्रोटीन, इसके अंदर 0.5 केजी से बढ़ के ये तकरीबन एवरेज डेली गेन 0.63 केजी तक पहुंच गया with the increase in the protein contents of the calf milk replacer.
इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ जो है 20 से 22 के दरमियान जो काफ मिल्क रिप्लेसर है, इसके अंदर फीडिंग रेट का भी फर्क है 0.45 से 0.68 का। लेकिन अगर आप एवरेज डेली गेन देखें तो उसमें 0.4 पॉइंट्स का किलोग्राम का जो है वो 0.04 का जो है किलोग्राम का पर डे का एवरेज डेली गेन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ से 0.5 से 26% प्रोटीन वाला जो मिल्क रिप्लेसर है तो तकरीबन 0.63 केजी जो है उसका मिल्क रिप्लेसर का जो है सॉरी काफ का जो एवरेज डेली गेन है वो इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्टिंगली 26% से आगे रिस्पांस जो है वो नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम रिस्पांस था, इस डोज रिस्पांस की स्टडी हम कहते हैं टिपिकली, जिसके अंदर सेवरल लेवल्स लिए जाते हैं और उसके बाद उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। तो इसमें जो है इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम जो आया है वो 26% प्रोटीन वाले काफ मिल्क रिप्लेसर तक आया, उसके बाद नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ एवरी डेली गेन 26% प्रोटीन वाले काफ मिल्क रिप्लेसर का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। इसमें जो दूसरा पैरामीटर है वो काफ स्टार्टर का इंटेक है। अगर आप देखें तो काफ स्टार्टर इंटेक जो है वो सबसे ज्यादा जो है कन्वेंशनल फीडिंग प्रोग्राम में या जिसके अंदर 20% प्रोटीन थी उसके अंदर है 0.5 केजी तकरीबन काफ ने स्टार्टर इंटेक किया है, जो ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है। लेकिन 26% प्रोटीन वाले जो काफ स्टार्टर है इसके अंदर जो है वो रिलेटिवली फिर भी बेहतर है। तो ये एक जो है डिफरेंस है। इसमें ये लीनियर और क्वाड्रेटिक का जो फर्क है ये जरा एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, यहाँ सिर्फ एक कंपैरिजन ही दिखाने वाली बात ये है, वो ये कि 26% प्रोटीन वाले काफ के अंदर मिल्क रिप्लेसर के अंदर काफ स्टार्टर इनटेक भी बेहतर था कंपेयर टू 22 और 24% वाले के। और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्टार्टर इनटेक था वो 0.5 केजी था जो कन्वेंशनल प्रोग्राम में था। और ये टिपिकल है, जैसे ही आप आपको ज्यादा प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर देंगे और उसके अंदर आपने उसकी फीडिंग प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ तो टिपिकली ये वेरिएशन नजर आती है। सिंपल बात ये है कि अगर आप दूध ज्यादा प्रोटीन वाला पिलाएंगे तो काफ की डिपेंडेंसी ऑन मिल्क ज्यादा होगी और उसकी वजह से वो स्टार्टर को रिलेटिवली कम खाएगा। ये समझ आती है बात। या वाइस वर्सा अगर आप कहें तो ये है कि किसी काफ को अगर आप लो प्रोटीन वाला काफ मिल्क रिप्लेसर पिलाएंगे तो उसका काफ स्टार्टर इंटेक ज्यादा होगा, उसकी ज्यादा डिपेंडेंसी अपने आप को गेन करने के लिए स्टार्टर की तरफ भी होगी। बाकी इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो ये इनटेक के पैरामीटर्स है। प्रोटीन जारी बात है आपने बढ़ाई है तो इनटेक भी बढ़ गया है। फैट का इनटेक सिमिलर रहा क्योंकि इसमें आपने कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। जो फीड गेन टू फीड एफिशिएंसी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आई है वो 26% के ऊपर आई है, यानी ज्यादा गेन हुआ है कंपेयर टू जो इनटेक उसने लिया है सॉलिड्स का। सॉलिड्स में दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, मिल्क रिप्लेसर पाउडर भी और उसके अंदर जो काफ स्टार्टर है वो भी सॉलिड में आ जाता है। मेडिकल के ट्रीटमेंट्स में नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, यानी प्रोटीन बढ़ाने से कोई इम्पैक्ट नहीं आया बेसिकली, और ना ही इसके इस स्टडी के अंदर उन्होंने प्रोटीन फीडिंग रेट की वजह से कि कम फीड खिलाई थी या ज्यादा फीड काफ में सप्लाई था उसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं। थोड़ा बहुत जो वेरिएशन नजर आती है डेटे में वो फीकल स्कोर में, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल सी अमाउंट में। और इसके अलावा जो अगर आप हिप वेट चेंज देखें तो वो जो है वो भी नॉन सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। तो क्यूमुलेटिवली हम कह सकते हैं कि इस स्टडी के अंदर प्रोटीन बढ़ाने से काफ ने जो है एवरेज डेली गेन इंक्रीज किया है और 26% के ऊपर मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया है। और जो दूसरी चीज समझ आती है वो ये आती है कि काफ स्टार्टर का इंटेक जो है वो जो फीडिंग रेट है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो कम है, जो कि अगर आप देखें तो कन्वेंशनल प्रोग्राम में या जिसके अंदर जो है उन्होंने 0.45 केजी फीड किया उसके अंदर वो जो है काफ स्टार्टर इंटेक जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या दूध के अंदर प्रोटीन बढ़ाना
पाउडर के अंदर प्रोटीन बढ़ाने से इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा जरूरी है, या हम दूध भी तो ज्यादा पिला सकते हैं, उससे भी तो हमें इफेक्ट मिल सकता है। यानी इंस्टेड कि हम मिल्क रिप्लेसर ऐसा ले जिसके अंदर 26% प्रोटीन, उसकी निस्बत अगर हम लो प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर ले और उसी को फीड कर दे ज्यादा वॉल्यूम में, तो क्या ये इफेक्ट जो है ये चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है मैं आपको दूसरी स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अंदर उन्होंने फीडिंग की है काफ मिल्क रिप्लेसर की 1.25% ऑफ द बॉडी वेट, और ये अगेन ड्राई बेसिस के ऊपर बात है। 1.25% को आप एज फेड बेसिस पे या मिल्क की फीडिंग के साथ ना ले, क्योंकि आपने टिपिकली सुना होगा 10% ऑफ द बॉडी वेट, 15% ऑफ द बॉडी वेट, वो होल मिल्क की बात हो रही है। यहाँ हम सिर्फ पाउडर की बात करें, पानी उसके अंदर नहीं डाल के बात करें। तो 1.25% ऑफ द बॉडी वेट का मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसका वेट 40 केजी होता, 45 केजी होता फॉर एग्जांपल, तो ये तकरीबन जो है 0.56 केजी तकरीबन, या 0.6 केजी वट एवर जो भी उसका काफ का वेट होगा, उसके हिसाब से जो है उसका ड्राई मैटर जो हम उसे ऑफर कर रहे हैं वो बनता है। दूसरा 1.75% ऑफ द बॉडी वेट है, और इसका मतलब भी ड्राई बेसिस के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपने उसको ज्यादा पाउडर खिलाया पिलाया। तो यहाँ फॉर एग्जांपल 0.94 केजी जो है पाउडर जो है ऑफर किया गया है, यहाँ से 0.64 केजी जो है या 62 केजी जो है वो पाउडर ऑफर किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन्होंने मिल्क रिप्लेसर लिया 4 कंसंट्रेशन का, 14%, 18%, 22% और 26% प्रोटीन का, और उसको 1.25% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से फीड किया, या उसको 1.75% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से फीड किया। क्वेश्चन वही है, वो ये है कि अब भी वही इफेक्ट आएगा या डिफरेंट इफेक्ट आएगा। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो देखते हैं। जिन काफ्स को 1.25% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से फीड किया गया, उन काफ्स के अंदर प्रोटीन बढ़ाने से रिस्पॉन्स बढ़ा है, और मैक्सिमम रिस्पॉन्स इस स्टडी में 61.2 केजी जो उसका फाइनल बॉडी वेट आया है, वो 22% प्रोटीन वाले काफ मिल्क रिप्लेसर में। उसके बाद 26% पे वो कम हो गया। तो ये अगेन बात यही है कि ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर वेरिएशंस है होती हैं। जैसे आपने लास्ट स्टडी में देखा कि 26% के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स आया था, इसमें 22% पे है। ये डिपेंड करता है कि उस एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस क्या थी। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव 26 या 14 को कंपैरिजन करना नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फीडिंग के साथ सीपी की कंसंट्रेशन को फीडिंग रेट के साथ जो है कंपेयर करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ सिंपली जो एवरेज डेली गेन है वो मैक्सिमम वो प्रोटीन बढ़ाने से बढ़ा है, 22% प्रोटीन के ऊपर जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया, और ये 1.25% ऑफ द बॉडी वेट के फीडिंग रेट के ऊपर रिस्पॉन्स है। यही काफ मिल्क रिप्लेसर जब 1.75% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से फीड किए हैं, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये जो एवरेज डेली गेन है ये फिर इंक्रीज हुआ है, और ये स्लोली इंक्रीज होके अगर आप देखें तो 22 और 26 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, नेग्लिजिबल है 0.69 से 0.7 में। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन मैक्सिमाइज जो है वो 22 पे हो गया था। तो अगेन इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो कंसंट्रेशन है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन वो इंडिपेंडेंट है फीडिंग के साथ। यानी आप चाहे ज्यादा दूध पिला रहे या कम दूध पिला रहे, अगर आपके मिल्क रिप्लेसर में प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बहरहाल उसकी वजह से एवरेज डेली गेन ज्यादा ही होगा। तो ये ख्याल के हम जो है लो प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर जो है वो ज्यादा फीड करवा दें दूध की फॉर्म में, और उससे हम वही इम्पैक्ट ले लें, वो बात जो है वो ठीक नहीं है। प्रोटीन की कंसंट्रेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका अपना इम्पैक्ट है और फीडिंग का अपना एक इम्पैक्ट है। ये दो स्टडी से हमें चीजें साबित होती है। अब आ जाता है अगला सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फैट्स इन मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर में फैट बढ़ाने से 3 उन्होंने डाइट्स बनाई, जिसके अंदर उन्होंने लो फैट, मीडियम फैट और हाई फैट। अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो प्रोटीन इनके अंदर 23, 24 और 27% तक है, जबकि फैट का जो लेवल है
वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 14% टू 30%। ये बेसिकली फैट टू प्रोटीन रेशियो आप ज्यादा कह सकते हैं कंपेयर टू एडजस्टमेंट 27 और 30। देखते हैं कि इसके अंदर रिस्पॉन्स क्या है। जो बेसिकली मेजर चेंज है वो 14% या 15% से लेकर 13% तक जो फैट बढ़ाई है, इसका जो है वो इफेक्ट असेस कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स है बेसिकली। इनिशियल वेट कार्ब्स का सारों का 45 केजी था। ये तकरीबन 8 कार्ब्स लिए थे उन्होंने हर ट्रीटमेंट में। तो 45 केजी ऑन एन एवरेज जो है उसका बॉडी वेट था इनिशियल। और फाइनल वेट अगर आप देखें तो उसके अंदर इसके फैट बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं आया। और इसी तरह ये जो एवरेज डेली गेन है वो भी अगर आप देखें तो यहाँ 0.65 आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्ब्स चूंकि कम है तो इनकी वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते। न्यूमेरिकली तो आपको डिफरेंस लग रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ वैल्यू 0.05 से नीचे होती है, जो पी वैल्यू है, अगर ये 0.05 से नीचे होती तभी हम कह सकते थे कि ये जो काफ है इन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया। तो चूंकि ये स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड नहीं है। हाउएवर हमारा अपना एक ख्याल होता है, वो यही है कि अगर जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ कार्ब्स ज्यादा होते तो शायद इसका फर्क होता। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि फैट बढ़ाने से बेसिकली एवरेज डेली गेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, जहाँ ये आपको ABCD डिफरेंट नजर आ रही है, इसमें बेसिकली ये सुपरस्क्रिप्ट्स है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ फॉर एग्जांपल सुपरस्क्रिप्ट बी लिखा हुआ है और यहाँ बी और सी लिखा हुआ है और यहाँ सी लिखा हुआ है, तो जहाँ सुपरस्क्रिप्ट डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यूज हैं इनके दरमियान डिफरेंस है। अगर ये एक जैसे सुपरस्क्रिप्ट हो तो फिर वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो यहाँ हम जो चीज है वो ये है कि टिश्यू में जो एनर्जी का लेवल है वो फैट बढ़ाने से ज्यादा हुआ है। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हाई फैट वाला जो मिल्क प्रेशर है उसके अंदर जो है टिश्यू एनर्जी जो है वो ज्यादा है। इससे मुझे एक थोड़ी सी लेमैन वाली बात जो है वो समझ आती है। वो ये समझ आती है कि मेरी एक दफा एक फार्मर से डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो सर्दियां होती हैं उनमें अगर फैट ज्यादा हो दूध में या उनके अंदर मिल्क रिप्लेसर में फैट ज्यादा हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है समहाउ एनिमल की परफॉर्मेंस के ऊपर। और वो जो है एनिमल को चूंकि एक विंटर के स्ट्रेस से बचाने के लिए भी थोड़ी एनर्जी ज्यादा शायद चाहिए, तो उसका एक इफेक्ट जो है इसके अंदर नजर आता है। तो ये बात शायद इसमें किसी हद तक रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप देखें तो ये जो टिश्यू एनर्जी है ये ज्यादा हुई है। और ऑब्वियसली चूंकि फैट भी ज्यादा थी, आपने बोला ये बेसिकली फाइनल बॉडी की कंपोजिशन है, तो फैट आपने ज्यादा दी थी तो बॉडी में भी फैट की डेपोजिशन जो है वो ज्यादा है। 8.86 किलोग्राम जो है वो फैट निकली है उन कार्ब्स की जिनको हाई फैट दी है। और उसके बाद रिटेन एनर्जी भी ज्यादा है। और एम्प्टी बॉडी गेन के अंदर 6 फैट्स की कंपोजिशन भी इसमें ज्यादा है। तो बात क्या नतीजा निकलता है इसमें कि लो से हाई फैट के अंदर एवरेज डेली गेन्स में तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टिश्यू के अंदर जो फैट की डेपोजिशन होगी स्कार्फ के अंदर वो रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अब आ जाता है तीसरा सवाल। दो फीडिंग प्रैक्टिसेस है। हमने एक इसको आपने अब कंफ्यूज नहीं करना। हमने लास्ट टाइम जो फीडिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी वीनिंग स्ट्रेटजीज, कि आपने बेसिकली जो है काफ को जो एक कन्वेंशनल प्रोग्राम था वीनिंग का, जिसके अंदर आपने उसको एक स्ट्रेट जो है वो मिल्क लाया और उसके बाद उसको डिक्रीज कर दिया। और दूसरा आपने स्टेप डाउन मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर आप जो है पहले उसको ज्यादा पिलाते फिर उसको ग्रेजुअली कम करते हैं फिर उसे ग्रेजुअली कम करते हैं। तो वो एक अलग स्ट्रेटेजी, वो फीडिंग की स्ट्रेटेजी है। ये जो फीडिंग प्रोग्राम्स हैं ये बेस्ड ऑन दो चीजें हैं इसमें। बेसिक चीज जो है वो ये है कि अगर आप उसे काफ कन्वेंशनल प्रोग्राम में फीडिंग करवाते हैं और उसके अंदर मिल्क रिप्लेसर की जो स्पेसिफिकेशन है 20% है और 20% उसके अंदर फैट है, वर्सेस अगर आपने उसको एक इंटेंसिफाइड प्रोग्राम पे लेके जिसमें आपने उसको फुल एक्सेलरेशन देनी है, हाई मिल्क रिप्लेसर भी पिला दिया और उसके साथ उसके अंदर उसकी जो फीडिंग रेट है वो भी 0.9 kg से लेके 1.13 kg तक जो है उसको पाउडर जो है वो आपने ऑफर किया। इसका मतलब तकरीबन 7 से 9 लीटर बनता है। और यहाँ तकरीबन जो है अगर मैं रफ एस्टिमेट भी करूँ तो 4 से 5 लीटर तक तकरीबन यहाँ दूध बनता है। तो
इस स्टडी का बेसिक एक ऑब्जेक्टिव ये है कि कई दफा लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमने बहुत ज्यादा जो है काफ को जो है ओवर फीडिंग करा के और उससे कोई बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसमें पाउडर भी अच्छा कर देते हैं और हर चीज अच्छा कर देते हैं और फीड भी ज्यादा करवाते हैं, तो व्हाट कुड बी दी इफेक्ट। तो ये सिर्फ एक इंटेंसिफाइड प्रोग्राम वर्सेस कन्वेंशनल प्रोग्राम का कंपैरिजन है। इसका ताल्लुक जो पिछली स्ट्रेटजीज हैं उनसे नहीं है, ये जस्ट एक कंपैरिजन है कि अगर आप एक काफ को ज्यादा दूध पिलाते और ज्यादा अच्छी चीजें रख देते और ज्यादा क्वांटिटी में पिला देते तो उसका इफेक्ट क्या आता। तो यहाँ काफ स्टार्टर की जो सीपी है वो भी 22% है और यहाँ काफ स्टार्टर की जो सीपी 20% है, डाइल्यूशन 13% है या 15 से 17%। तो ये जो स्ट्रेटजीज, ये जो कन्वेंशनल वर्सेस इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है, इंटेंसिफाइड प्रोग्राम्स के अंदर टिपिकली एक जो चीज देखी जाती है कि कहा जाता है कि दी चांसेस ऑफ डायरिया जो है ना वो हाई होते हैं और आपको पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और उसके बाद फिर उसको डिक्रीज करते जाना है। आपको काफ को ज्यादा दूध पिलाने वाले लोग चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए। तो ये बेसिक कुछ एलिमेंट्स हैं जो इन काफ फीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर टिपिकली ऑब्जर्व किए गए हैं। तो हम इन दो का कंपैरिजन एक स्टडी की फॉर्म में देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने फीडिंग की। तो मिल्क रिप्लेसर उन्होंने अप्लाई कन्वेंशनल वर्सेस जो इंटेंसिव है, और कन्वेंशनल प्रोग्राम के अंदर जो मिल्क रिप्लेसर अप्लाई उसके अंदर 20% प्रोटीन थी और 20% फैट थी, जबकि जिसके अंदर उन्होंने वेरिएबल या ज्यादा इंटेंसिवली फीड किया उसके अंदर 28% प्रोटीन थी और 16% उसके अंदर फैट थी। अब इसमें कुछ और फर्क भी है। फीडिंग रेट कन्वेंशनल प्रोग्राम के अंदर 454 ग्राम्स जो है वो मिल्क रिप्लेसर जो है वो पिलाया और स्ट्रेट पिला दिया, और जबकि दूसरा जो प्रोग्राम था जिसके अंदर ये वाला मिल्क रिप्लेसर पिला रहे थे हाई कंसंट्रेशन वाला, उसमें पहले उन्होंने 7 दिन थोड़ा पाउडर पिलाया, फिर उसको बढ़ाते गए, फिर उसको कम कर लिया। तो वो जैसे एक पैराबोला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजी वैसे इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है कि आप काफ को साथ साथ बढ़ता जा रहा है, साथ साथ दूध पिलाते जा रहे हैं, फिर कम करते जा रहे हैं। बट एनीवे दे डिड देयर जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन। तो रिजल्ट्स क्या है? तो इनिशियली जो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की उसके अंदर 37 काफ्स जो है उन्होंने स्टार्ट में लिए, एनरोल किए स्टडी में, और इधर जो है दूसरे प्रोग्राम में वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर 39 काफ्स थे। एंड के ऊपर जिन जो 39 काफ्स थे उनमें से 30 काफ्स बच गए, और स्टडी के एंड पे जो 37 काफ्स वाला कन्वेंशनल सिस्टम था इसके अंदर 34 का। तो पहला फर्क ये था कि जो वेरिएबल प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने ज्यादा हर चीज डाल दी और ज्यादा उसको स्पीड दी है, उसके अंदर मोर्टेलिटी भी उतनी ही ज्यादा थी। 22% प्रोटीन 22% जो है बेसिकली इसके अंदर मोर्टेलिटी हुई, जिसके अंदर उन्होंने ज्यादा दूध पिलाया, बहुत ज्यादा दूध पिलाया और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वाला प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर यूज किया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। इसके अलावा अगर आप बॉडी वेट देखें तो बॉडी वेट गेन के अंदर फर्क था। जो वेरिएबल वाला जिसके अंदर ज्यादा मिल्क प्रोटीन थी और ज्यादा उसके अंदर जो है फीडिंग रेट था, उसमें बॉडी वेट गेन जो है वो ज्यादा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 45 केजी के दोनों ग्रुप्स थे, और एंड पे यहाँ 9 केजी जो है वो डे 56 के ऊपर जो इसके अंदर इंटेंसिव प्रोग्राम के तहत फीडिंग की गई है उसके अंदर जो है वेट जो है वो फाइनल वेट जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू कन्वेंशनल के, और इसी तरह एवरेज डेली गेन का फर्क भी जो है वो काफी ज्यादा है। तो इनवर्सली अगर आप देखें तो स्टार्टर इनटेक जो है वेरिएबल प्रोग्राम का वो कम था, यहाँ 0.7 केजी या 743 ग्राम उसने काफी स्टार्टर लिया, और यहाँ जो है उसने स्टार्टर का इनटेक भी ज्यादा लिया। इसी तरह जो वाटर का इनटेक है वो भी वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर कम था, जबकि जो कन्वेंशनल फीडिंग थी उसके अंदर वाटर इनटेक जो है वो ज्यादा था। तो एवरेज डेली गेन पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर इनटेक में अगर आप एफिशिएंसी देखें कि कितना आपने उसको जो है स्टार्टर और उसके साथ मिल्क पाउडर के साथ जो गेन देखें, तो वो एफिशिएंसी तो वेरिएबल प्रोग्राम की ज्यादा है। तो इसमें जो प्रॉस एंड कॉन्स है उसमें ये भी पता होना चाहिए कि मोर्टेलिटी के चांसेस जो है रिलेटिवली वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर या इंटेंसिव फीडिंग प्रोग्राम के अंदर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोग्राम के। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जब हमने इंटेंसिव प्रोग्राम पे काफ्स को रखा तो उसके अंदर उनका बॉडी वेट गेन ज्यादा था, लेकिन उनका काफ स्टार्टर इनटेक कम था, और उस प्रोग्राम के अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा थी कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोग्राम के।
लेकिन अगेन मैं आपको एक बात इसमें रियलाइज कराऊं, चूंकि ये स्टडीज टू स्टडीज डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि इसमें केयर क्या हुई है। और बाज़ दफा काफी स्टडीज में आप काफ खरीद के भी ला रहे होते हैं तो बहुत सारी वेरिएशन भी होती है। इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो मैं दोबारा वापस उस स्लाइड पे जाऊंगा, इन्होंने वेरिएबल या इंटेंसिव प्रोग्राम का फीडिंग का जो सिस्टम रखा है, ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर उन्होंने अगर आप देखें तो इंक्रीज करते गए हैं बॉडी वेट के साथ और फिर उसको डिक्रीज करते गए, जो कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस बहरहाल नहीं है। लेकिन चूंकि फार्मर इस किस्म के काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने इसको रेप्लिकेट करके शायद प्रेजेंट। तो एनीवे ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ग्राफ में भी यही बता रहे हैं कि जैसे ही आपने सीएमआर की क्वांटिटी इंक्रीज की है, उससे जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज हो रहा है, जो सप्लीमेंटेशन है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इंक्रीज इनटेक करेंगे न्यूट्रिएंट का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो उसकी वजह से काफ लेस स्टार्टर इनटेक होगा और फॉरेज इनटेक होगा, बॉडी वेट गेन ज्यादा होगा और ग्रेटर डेपोजिशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन होगी काफ्स के अंदर। तो बहरहाल देखने में वो काफ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब एक सवाल जो टिपिकली किया जाता है वो ये किया जाता है कि कौन सा जो स्टार्टर है वो सूट करेगा किस मिल्क प्लेसर के साथ। तो यहाँ हमने कंपैरिजन करना, उन्होंने एक हाई काफ स्टार्टर ही बनाया, लो नहीं है, लो प्रोटीन वाला काफ स्टार्टर नहीं है, सिर्फ हाई काफ प्रोटीन वाला काफ स्टार्टर है। और उसको जो है लो प्रोटीन वाले मिल्क रिप्लेसर के साथ कंबाइन किया, फिर उसको हाई मिल्क वाले के साथ प्रोटीन के साथ जो है बेसिकली उन्होंने, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा शायद गलत एक्सप्लेन कर गया, उन्होंने दो काफी स्टार्टर बनाए, कन्वेंशनल प्रोटीन वाला जिसके अंदर 20% प्रोटीन थी और एक हाई प्रोटीन वाला काफी स्टार्टर जिसके अंदर 25%। फिर उन्होंने एक लो प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर लिया और एक हाई प्रोटीन वाला और इनके कॉम्बिनेशन बने। तो कॉम्बिनेशन क्या थे, लो मिल्क रिप्लेसर यानी लो प्रोटीन वाला जिसके अंदर 21% प्रोटीन थी और इसके अंदर 20% प्रोटीन वाला कन्वेंशनल काफी स्टार्टर ऐड। फिर उन्होंने एक 30% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर लिया और उसके अंदर 20% प्रोटीन वाला कन्वेंशनल। और फिर उन्होंने एक हाई प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर लिया और हाई प्रोटीन वाला कन्वेंशनल काफी स्टार्टर लिया। तो ये उन्होंने कॉम्बिनेशंस किए। तो स्टार्टर इनटेक अगर आप देखें तो जिसमें लो प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर था विद लो प्रोटीन वाला काफी स्टार्टर था, तो उसके अंदर स्टार्टर इनटेक ज्यादा था। जब उन्होंने हाई प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर लिया, उसके साथ कन्वेंशनल प्रोटीन वाला काफी स्टार्टर डाला, यानी ऐसा मिल्क रिप्लेसर जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो लेकिन उसके साथ काफी स्टार्टर ऐसा रख दिया जिसके अंदर प्रोटीन कम हो, तो आप देखें तो स्टार्टर इनटेक जो है वो गिर गया और काफी ज्यादा गिरा है। तो 1 kg 1.094 kg से गिर के वो 0.6 kg या 0.7 kg पे आ गया। और तीसरी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप देखें जिसके अंदर 30% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर था और उसके साथ 25% वाला काफी स्टार्टर था, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो एवरेज डेली गेन है वो सॉरी स्टार्टर इनटेक जो है वो 883 ग्राम्स जो है पर डे आया। तो यहाँ क्या पता चलता है, यहाँ ये पता चलता है कि डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेटेजी स्टार्टर इनटेक का वेरिएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह बॉडी वेट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो थर्ड ट्रीटमेंट है इसके अंदर बॉडी वेट सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर उन्होंने हाई प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर और हाई प्रोटीन वाला एक स्टार्टर यूज किया। इसी तरह एवरेज डेली गेन भी इसमें ही सबसे ज्यादा है, शायद किसी हद तक कंपेरेबल है एवरेज डेली गेन जो हाई मिल्क रिप्लेसर विद कन्वेंशनल काफी स्टार्टर। कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर आपने लो प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर लेना है तो उसके साथ फिर 20% प्रोटीन वाला ही जो है वो आप कह सकते हैं काफ स्टार्टर जो है वो ज्यादा बेहतर है। ये बात भी अगेन क्वेश्चनेबल है क्योंकि मैं लेक्चर काफी अर्से से दे रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक ट्रीटमेंट कहीं मिसिंग है जो शायद उन्होंने नहीं किया, वो ये था कि अगर ये लो मिल्क रिप्लेसर के साथ 25% वाला काफ स्टार्टर रखते तो क्या रिस्पॉन्स आता।
और ये सवाल पहले भी कई दफा कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेटा नहीं है इसको प्रेजेंट करने का, तो मैं इसके ऊपर तो अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं आपको सिर्फ इससे एक ही चीज कंक्लूड शायद कर सकता हूँ, वो ये कर सकता हूँ कि जब भी आपने हाई मिल्क रिप्लेसर या हाई प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर यूज करना है, तो आपने उसके साथ काफ स्टार्टर भी 25% प्रोटीन वाला ही रखना है, ताकि उसका स्टार्टर इंटेक बेहतर हो और उसका बॉडी वेट वगैरह जो है वो भी बेहतर हो। अगला सवाल, अगर हम वीनिंग जल्दी करा दें तो उससे काफ की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या है? यहाँ एक स्टडी है जिसमें 6 हफ्ते में वीनिंग हुई है, 6 हफ्ते तक की ये स्टडी है। इसमें इनिशियल बॉडी वेट तकरीबन 43 केजी तक तकरीबन जो है एनरोल किया उन्होंने काफ का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली कुछ काफ्स को 3 हफ्ते पे वीन कर दिया, कुछ काफ्स को 4 हफ्ते पे वीन किया, दूध छुड़ाया, कुछ काफ्स को 5 हफ्तों पे वीन कर दिया, दूध छुड़ा दिया, और कुछ काफ्स को 6 हफ्ते। तो इनिशियल बॉडी वेट अगर आप देखें तो जिनको 3 हफ्ते पे कराया था उसका 43 था, फिर वो बढ़ के फाइनल जो है उसके ऊपर जो है 73 केजी है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, मैं इसको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये है दूध छुड़ाने का टाइम, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6। यहाँ उनका वजन है जो शुरू वाला, यहाँ 8 हफ्ते पे लिया गया वजन, यानी दूध चाहे 3 हफ्ते पे छुड़ाया, वजन उन्होंने 8वें हफ्ते पे किया, चौथे हफ्ते पे छुड़ाया फिर भी 8वें हफ्ते पे वजन, छठे हफ्ते पे दूध छुड़ाया तब भी 8वें हफ्ते पे। तो अगर आप देखें, जिनका दूध तीसरे हफ्ते पे छुड़ाया था उनका भी फाइनल बॉडी वेट 73 केजी तक पहुंच गया। जिनका छठे हफ्ते में पड़ा उनका बड़ा हुआ है 77 केजी है, 3 केजी का फर्क है, लेकिन 5वें हफ्ते तक कोई फर्क नहीं है। एवरेज डेली गेन में यकीनन जो है उसका फर्क आएगा, और एवरेज डेली गेन में जो फर्क है वो बेसिकली सिर्फ चूंकि उस पीरियड का लिया है जिसके अंदर 3 हफ्ते में क्या आया था, फिर 4 हफ्ते में क्या आया था, फिर 5 हफ्ते में क्या आया था, 6 हफ्ते में क्या आया था, तो इस वजह से फर्क है। लेकिन अगर आप टोटल एवरेज डेली गेन देखें 8 हफ्तों का, तो उसमें शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो निकालने का तरीका ये है कि आप जस्ट उसको 77 केजी अगर छठे हफ्ते में, उस 8वें हफ्ते में उसका फाइनल बॉडी वेट था, तो उसको माइनस कर दें 43.4 केजी से, तो ये तकरीबन 33.6 केजी इस छठे ट्रीटमेंट के अंदर जो है, छठे वीक वाले ट्रीटमेंट के अंदर इसका वजन बनता है, जो 8 हफ्ते में था। और 8 हफ्ते का मतलब है कि ये डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 7.6 केजी बनता है तकरीबन एवरेज डेली गेन। जबकि जो तीसरे हफ्ते वाला है उसका 43.8 सॉरी 73 माइनस 43.8, ये 29 केजी का गेन है जो 8 हफ्ते में उसने लिया है, और जो कि तकरीबन 0.52 बनता है तकरीबन। तो कहने का मकसद ये है कि एवरेज डेली गेन्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो नीचे वाले एवरेज डेली गेन है ये सिर्फ उस पीरियड तक है, तीसरे हफ्ते पे इसका एवरेज डेली गेन ले लिया था, इसका चौथे पे ले लिया था, इसका 5वें पे ले लिया था, छठे पे, लेकिन फाइनल वेट जो है सबका एक ही जैसा। तो वीनिंग का काफ की परफॉर्मेंस के ऊपर एज का कोई फर्क नहीं है, इस स्टडी से हमें ये मालूम है। अब आ जाते हैं फाइनल चीज के, फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या हम रेकमेंड करें। तो मैं अगेन वही बात कहूंगा, मिल्क रिप्लेसर जो हम लोग टिपिकली अब समझे हैं इस सारे सिस्टम को, ये समझे कि आप कन्वेंशनल प्रोग्राम भी यूज कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ये फीडिंग की प्रैक्टिस, कन्वेंशनल मैंने आपको बता दिया था, तो ये था कि आप स्ट्रेट जो है 5 लीटर दूध जो है या 6 लीटर दूध, जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया, वो सीधी पिलाते जाए 56 डेज तक, 60 डेज तक, और उसके बाद फिर उसको ग्रेजुअली एक स्टेप में डिक्रीज कर। और स्टेप डाउन मेथड जो है वो दूसरा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप सीधा उससे पिलाते हैं 35 दिन तक हाई अमाउंट में, और फिर उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाते हैं, 2-3 स्टेप्स में उसको फिर खत्म करते हैं। तो इनमें से जो भी स्ट्रेटेजी आप पसंद करते हैं उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आप काफ मिल्क रिप्लेसर यूज करना चाहते हैं तो आप 26% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर अगर यूज करेंगे तो वो दूध के इक्विवेलेंट होगा जो आप होल मिल्क यूज कर रहे हैं। आप अगर उसके अंदर कन्वेंशनल प्रोग्राम
यूज करना चाह रहे हैं 20% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर, तो फिर आपने काफ स्टार्टर भी 20% प्रोटीन वाला ही ऑफर करना। फैट बढ़ाने का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है काफ मिल्क रिप्लेसर के अंदर, एक्सेप्ट कि आप ये कह सकते हैं कि टिश्यू के अंदर जो है उसकी डेपोजिशन फैट की ज्यादा होती है। तो ये हमारा इसका कंक्लूजन है। एडिशनल क्वेश्चन ये है कि होल मिल्क वर्सेस मिल्क रिप्लेसर के अंदर जो है इक्वलाइज करने में रिस्पॉन्स क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप होल मिल्क पिला रहे हैं तो उसका ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा मिल्क रिप्लेसर की निस्बत, अनलेस कि आपने 26% प्रोटीन वाला मिल्क रिप्लेसर यूज किया। एक सवाल और भी था, अगर आप 2 टाइम फीडिंग करते हैं या 4 टाइम फीडिंग करते हैं मिल्क रिप्लेसर की तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो वो कहते हैं कि फीडिंग फ्रीक्वेंसी का कन्वेंशनल मिल्क रिप्लेसर के प्रोग्राम में ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू एक्सेलरेटेड में जिसमें इंटेंसिव पिला रहे हैं। और यानी इंटेंसिव अगर आप पिला रहे हैं तो उसमें आप 2 टाइम भी फीड कर देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल फीडिंग प्रोग्राम में है तो फिर आप 4 टाइम फ्रीक्वेंसी करते हैं तो उसका भी डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा और उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेहतर। तो आज का ये लेक्चर इन सवालात पे ही मुश्तमिल था। उम्मीद करता हूँ, कोशिश तो की है इसको कुछ एक्सप्लेन करने की, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। बहरहाल जो भी इसमें मुझे एक्सप्लेन करने में अगर कोई कमी या बेशी हुई है तो आप लोग इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या आपको किस पॉइंट की समझ नहीं, ताकि इसको हम रिविजिट भी कर सकें लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।